सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जैसे एग्जामों के लिए। और आप अगर इस वीडियो के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, अगर चैनल पे जाकर अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते तो वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी सेट वाइज बना हुआ है कि किस किस एग्जाम के लिए कौन सा। बिहार पुलिस का लगता है 30 सेट 20 सेट के करीबन है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए करीबन 20 से 25 सेट दिया गया है। अगर उन सभी वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परीक्षाओं में सवाल छूटने का चांस कम हो जाता है। तो चलिए आपके समय की बर्बादी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करना चाहते हैं कि मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। जिंदगी से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम जो है ना पलट सकता है। कल आपका था आज हमारा हो जाएगा, आज हमारा है तो कल आपका हो सकता है। टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कल जो है एक बच्चा जो अखबार बेचता था, आज वो कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम के नाम से जाना जा रहा था। तो चलिए आपके समय की बर्बादी न करते हुए सीधी बात, नो बकवास, नंबर 1 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको ये दिखा दे कि किस किस एग्जाम को टारगेट कर वीडियो बनाया जा रहा था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा वीडियो। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। ये नोट से लिया गया है। एक सेकेंड, इसको हम जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, जिससे पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखिएगा सब यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, उपनिषद किसको कहते हैं। उपनिषद मतलब क्या होता है, तो उपनिषद मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के ही संग बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। उसके बाद संथाल विद्रोह क्या था, तो संथाल विद्रोह जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो जमींदारी व्यवस्था था, उन ये लोगों से, आदिवासी लोगों से ज्यादा मात्रा में जो है टैक्स लिया जा रहा था। इसी के कारण से संताल विद्रोह होता है। झारखंड के छोटा नागपुर से होता है। झारखंड के कहां से होता है, तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है। और संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856 के बीच में चला था। और संथाल विद्रोह के जो प्रसिद्ध नेता हुए वो थे सिद्धू एवं कानू। तो प्रसिद्ध नेता कौन हुए, सिद्धू एवं कानू। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में चला था, और नेता जो इसको नेतृत्व कर रहे थे संथाल विद्रोह के, हुए थे सिद्धू एवं कानू। और ये हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। उसके बाद फिर बोलता है कि लाला लजपत राय का प्रमुख नारा क्या था, तो लाला लजपत राय का प्रमुख नारा था साइमन वापस जाओ, या साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन था। ये लाला लजपत राय का प्रमुख नारा था, साइमन वापस जाओ। उसके बाद लाला लजपत राय का जो मृत्यु है, लाला लजपत राय की जो मृत्यु है, ये साइमन के विरोध में हो गया था। और किया था कौन, था सॉन्डर्स जो है, ये जो सॉन्डर्स जो है ये लाठी चार्ज करके कर दिया था। तो आपसे पूछ देगा, बताइए लाला लजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठी चार्ज के द्वारा किसने किया था, सॉन्डर्स ने किया था, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था साइमन कमीशन के विद्रोह में। और इन्होंने ही लाला लजपत राय का जो, ये लाला लजपत राय जो थे ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो सॉन्डर्स जो है लाठी चार्ज कर इनकी हत्या कर देता है। उसके बाद लाला लजपत राय को गुरु मानते थे भगत सिंह। लाला लजपत राय को क्या मानते थे, गुरु मानते थे, कौन, भगत सिंह। और भगत सिंह के द्वारा सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए किसी के अगर गुरु के आप मार दीजिएगा तो उसका जो चेला रहेगा, जो उसका जो छात्र रहेगा वो तो मारवे ना करेगा जी। तो लाला लजपत राय को गुरु मानते थे भगत सिंह, और लाला लजपत राय के मार दिया था भगत सिंह, गुस्सा में आके सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके चलते भगत सिंह को क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को फांसी का सजा दे देवल गया। सॉन्डर्स की हत्या में ही भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दिया जाता है। इसीलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं।
23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। और महज 23 साल की उम्र में फांसी की सजा को सह गए थे कौन? भगत सिंह। और भगत सिंह का जन्म 1907 में लायलपुर पाकिस्तान में बंगा में हुआ था। और भगत सिंह को शहीद आजम भी बोला जाता है। शहीद आजम भी बोला जाता है किनको? भगत सिंह को। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि बताइए, दादा भाई नौरोजी जो है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। ये किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये लिबरल पार्टी से थे। कौन पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है किनको? दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ही सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना किए थे 1867 से 1868 के बीच में। तो पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना कौन व्यक्ति करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का गणना कब करते हैं? तो 1867 से लेकर 1868 के बीच में। और दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और धन निष्कासन सिद्धांत को ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। तो पूछेगा धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे। और धन निष्कासन का जो सिद्धांत है इसे ड्रेन थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का कुछ पुस्तक था जिसमें पहला द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पूछेगा बताइए, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचनाकार कौन है, या ये किनका ये पुस्तक लिखा हुआ, ये किनका बुक है? तो ये है दादा भाई नौरोजी का है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो थे ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। कितने बार अध्यक्षता किए हैं? 3 बार अध्यक्षता किए हैं। पहला किए थे 1886 में, दूसरा किए थे 1893 में, और तीसरा किए थे 1906 में। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता करते हैं? तो 3 बार करते हैं, 1886, 1893, 1906। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि जो ये कांग्रेस के ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष चुने गए थे। तो पूछेगा बताइए कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे मैडम बीकाजी काभा। मैडम बीकाजी काभा थे और इन्होंने ही जर्मनी में सर्वप्रथम भारतीय झंडा को फहराया था। मैडम बीकाजी काभा जो कि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे। उसके बाद भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और हुनों का आक्रमण को विफल किए थे कौन? स्कंदगुप्त जो थे ये हुनों को आक्रमण को विफल कर देते हैं। और कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? स्कंदगुप्त थे। और कुमार गुप्त जो है इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? स्कंदगुप्त थे। उसके बाद कुछ अभिलेख आता है, जैसे में पहला है एहोल अभिलेख, किससे संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रखता है। और लिखे के काम किए थे रवि कृति। कौन लिखे थे? रवि कृति। इसमें जो है बताया गया है एहोल अभिलेख में कि 1618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय जीतता है। और एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दूसरा हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित रखता है। किससे संबंधित रखता है? ये किससे संबंधित रखता है? एहोल अभिलेख। तो ये रखता है हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और इसमें तिथि नहीं है, मतलब तिथि रहित है, इसमें तिथि का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।
तीसरा कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और लिखा था हरिसेन। तो पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखने का काम कौन किया? तो हरिसेन लिखने का काम करते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद चौथा अभिलेख का नाम है एरन अभिलेख। चौथा का क्या नाम है? एरन अभिलेख। और ये जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। और इसी में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो पूछेगा कि किस अभिलेख में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो वो है एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। पांचवा अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। और नाना घाट अभिलेख में सातवाहन वंश का जिक्र होता है। और अयोध्या अभिलेख में धन देव का जिक्र किया गया है। उसके बाद उपनिषद पे आ जाते हैं। तो उपनिषद का मतलब ये होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और उपनिषद की कुल संख्या 108 है। और इसमें से 13 जो है वो प्रमुख माना जाता है। 108 में जो मुख्य है वो है 13। और सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो मुंडकोपनिषद में किया गया है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें किया गया है? मुंडकोपनिषद में किया गया है। और यम एवं नाचिकेता का उल्लेख जो है कठोपनिषद में किया गया है। यम एवं नाचिकेता का उल्लेख किसमें किया गया? कठोपनिषद में किया गया है। और 4 आश्रम का जो उल्लेख है ये जाबलोपनिषद में किया गया है। तो पूछेगा सत्यमेव जयते का किस उपनिषद में उल्लेख है? तो मुंडकोपनिषद। यम एवं नाचिकेता का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो जाबलोपनिषद में है। अब देखिए 4 आश्रम होता है। क्या होता है? 4 आश्रम का जिसका उल्लेख कहां पे किया गया? जाबलोपनिषद में। 4 आश्रम में पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ। पहले आप स्टूडेंट है, अभी क्या है? ब्रह्मचर्य हैं, फिर गृहस्थ जीवन में जाइएगा, फिर सन्यासी बन जाइएगा, फिर वन को प्राप्त कर जाइएगा। तो 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ जीवन, तीसरा है सन्यासी जीवन और चौथा है वन प्राप्त जीवन। वन में अपना जिंदगी को गुजारिए। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं सवालों को। आगे बोलता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। और इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो पूछेगा दिल्ली समझौता किसको कहते हैं? तो दिल्ली समझौता किसको कहते हैं? तो हम लोग किसको कहते हैं दिल्ली समझौता? तो गांधी इरविन समझौता को कहते हैं। दिल्ली समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। या फिर गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता का मकसद क्या था? तो मकसद था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भी शामिल करने का मांग किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भी क्या हो? शामिल हो सके। दूसरा कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति किया जाए। तीसरा कारण था गिरफ्तार किए गए कैदियों को रिहा किया जाए। और चौथा कारण था सबसे महत्वपूर्ण था नमक हटाओ कर, यानी नमक पर से टैक्स को क्या करना था? हटाना था। नमक पर से क्या करना था? टैक्स को हटाना था। तो गांधी इरविन समझौता का मकसद बहुत सारा था, जिसमें से महत्वपूर्ण था पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल होना, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, तीसरा था गिरफ्तार किए गए कैदियों को रिहा करना और चौथा कारण था सबसे महत्वपूर्ण नमक हटाओ कर को करना। और गांधी इरविन समझौता जो है ये दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता को किसने कहा था? 2 महात्माओं का यह समझौता है। तो वो कहने वाली थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को कोकिला के भी उपाधि दिया गया है। और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला जो गवर्नर बनती है। तो ये आज का जो हम लोग डिस्कशन किए हैं ये अपने क्लास नोट्स से किए गए हैं, डिस्कशन किया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।